नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। इस चैनल में हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कार रिव्यूज़ से, गैजेट से रिलेटेड और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो में हम अपनी कार का लॉन्ग टर्म रिव्यू करेंगे। जो 1 साल तक मेरे इस कार का यूज़र एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और ये एक 3 पार्ट सीरीज़ होगी जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम अपनी कार का ड्राइव रिव्यू करेंगे, जो आज हम करने वाले हैं। प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द सब्सीक्वेंट पार्ट्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अब गाड़ी स्टार्ट की है हमने और अभी जैसे काफ़ी देर से गाड़ी खड़ी थी, तो अब इसका कोल्ड स्टार्ट होगा। तो अब वो कोल्ड स्टार्ट का सीक्वेंस चेक देख लेते हैं कि क्या होता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, जो गाड़ी है वो काफ़ी देर खड़ी रहने के बाद शुरू में थोड़ा सा एक हायर आरपीएम पर जो आइडल स्पीड मेंटेन करके रखती है, ताकि जो गाड़ी के अंदर ऑयल है वो डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच पाए। और हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए जब आप फर्स्ट टाइम गाड़ी को चलाएं काफ़ी देर बाद, तो उसको कोल्ड स्टार्ट होने दें। भले ही आपकी गाड़ी के अंदर ये फीचर है या नहीं है, इससे क्या होता है, आपके इंजन की लाइफ प्रोलॉन्ग होती है, डैमेज नहीं होता इंटरनल पार्ट्स में जब तक ऑयल नहीं पहुंचता। उससे चलाने से क्या होता है, गाड़ी के जो इंजन पार्ट्स होते हैं उन पर काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है और उनकी लाइफ कम होती है। तो वेट करते हैं इसके कोल्ड स्टार्ट को फिनिश होने का। ये अराउंड 1200 आरपीएम तक स्टे करता है थोड़ी देर तक, और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जब ऑयल पहुंच जाता है गाड़ी का, तो ये वापस नॉर्मल आइडल स्पीड जो अराउंड 1000 आरपीएम है वहाँ पर पहुंच जाता है। जैसा आप देख सकते हैं, अराउंड 1 मिनट हो गया है मुझे गाड़ी को स्टार्ट किए हुए। तो अब इसका जो आरपीएम है, जो इंजन स्पीड है, वो नॉर्मल हो गई है। मतलब अब दिस कार इज सेफ टू मूव। सो अब हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल आए हैं ड्राइव पे, घर से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली जो मेरा रिव्यू है इस कार का, ये मेरी खुद की कार है और अराउंड 1 साल हो गया है। लास्ट ईयर अगस्त एंड में मैंने इसे परचेज़ किया था और अब तक ये अराउंड टैको पे आप देख सकते हैं 11,944 किलोमीटर चल चुकी है। और अब तक का जो मेरा इसका रिव्यू रहा है, जो मेरा यूज़र एक्सपीरियंस रहा है इस कार के साथ, वो बहुत ही अच्छा रहा है। अब आप लोग सोचेंगे कि वेंटो 10 साल पुरानी गाड़ी है, ऑलमोस्ट मोर देन 10 ईयर्स ये हो चुका है इस गाड़ी को, इस मॉडल को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हुए। फिर भी वेंटो के लिए ही मैंने क्यों अपना जो चॉइस था रखा। एक्चुअली मैंने दूसरी गाड़ियों का भी रिव्यू किया था और टेस्ट ड्राइव ली थी। होंडा सिटी की टेस्ट ड्राइव ली थी और उस टाइम किया सोनेट नई नई आई थी, उसकी भी टेस्ट ड्राइव ली थी। लेकिन किया सोनेट एक्चुअली मुझे कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ का थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो खुद पसंद नहीं है, चलाने में मुझे मज़ा नहीं आता। क्योंकि इससे पहले भी जो मैं गाड़ी यूज़ कर चुका हूँ, SX4 यूज़ करता था, तो सेडान चलाने में मुझे थोड़ा सा बेटर फील होता है। मुझे रोड पर ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है और ज़्यादा इन शॉर्ट मतलब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है सेडान्स चलाने में। कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ जनरली थोड़ी, आप यू सिट हाई अप ऑन दैट कार, तो थोड़ा रोल करती है कॉर्नर्स पे, और थोड़ी स्टेबिलिटी जो सेडान के अंदर होती है वो कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ में नहीं होती। इसलिए मेरा मेजर चॉइस था कि किसी सेडान को ही परचेज़ करना है। उसके लिए मैंने शॉर्टलिस्ट होंडा सिटी को किया था। वेंटो बहुत बाद में जाके मेरे दिमाग में है कि हाँ, वेंटो भी कंसिडर की जा सकती है। होंडा सिटी, वरना, सियाज, ये इनिशियली जो मेरा चॉइस था इन गाड़ियों पे था। तो एक मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, तो वो यूट्यूब एक्चुअली वो कोई रिव्यूअर की वीडियो थी। वो बता रहे थे कि वेंटो पर डिस्काउंट्स चल रहे थे उस टाइम पे काफ़ी अच्छे। तो एकदम से मेरे दिमाग में आया कि हाँ, वेंटो भी देखी जा सकती है, क्योंकि फंडामेंटली वेंटो जो है बहुत अच्छी कार है। जर्मन कार्स, खासकर फोक्सवैगन ग्रुप की जितनी भी कार्स हैं इंडिया में, वो ऑन अ बजट फंडामेंटली बहुत अच्छी कार्स होती हैं। और इसी वजह से मैंने सोचा कि हाँ, वेंटो को भी एक चांस देना चाहिए। तो मैं टेस्ट ड्राइव पे गया और
मैंने इनिशियली एक बार अपने किसी फ्रेंड की वेंटो चलाई थी जिसमें पुराना इंजन आता था 1.2 एमपीआई वाला, उसके पास जो मॉडल, वो चलाने में मुझे इतना मज़ा नहीं आया था। तो ये वन ऑफ द रीज़न था जो मेरे दिमाग में था कि वेंटो नहीं लेनी, क्योंकि उस इंजन को यूज़ किया जब मैंने चला के देखा तो बिल्कुल भी पावर नहीं थी उसके अंदर, मज़ा नहीं आया था मुझे तो चलाने में। और उसके बाद भी पोलो में भी एक दूसरा इंजन आया 1 लीटर एमपीआई जिसमें टर्बो चार्ज नहीं था, तो उसको भी जब मैंने चलाया तो मज़ा नहीं आया था। फिर 2020 में आई गेस ये 1 लीटर DSI मॉडल जो मेरे पास है, जो इसका वर्जन है, वो लॉन्च हुआ था। तो जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, इंजन के बारे में पता चला मेरे को कि 2018 में वो इंजन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है उसको। और मैंने सोचा फिर हाँ चलो चलते हैं वेंटो को एक बार टेस्ट ड्राइव के लिए देख के आते हैं। अब गाड़ी के थोड़े कुछ कोर एस्पेक्ट्स जो हैं उसके बारे में बात करते हैं। इस गाड़ी का जो मेजर सेलिंग पॉइंट था मेरे लिए, एक्चुअली जो सबसे मेजर सेलिंग पॉइंट था वो था इसका इंजन। जो इसकी परफॉर्मेंस है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि 1 लीटर का इंजन, और एक्चुअली देखा जाए तो पूरा 1 लीटर का इंजन मेरी 999 सीसी की, अगर स्पेसिफिकली बात करें 999 सीसी क्यूबिक कैपेसिटी है इस इंजन की, कोई 1 लीटर का इंजन इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसकी पावर फिगर्स अराउंड 110 bhp ये प्रोड्यूस करता है बिटवीन 5000 टू 5500 आरपीएम। और जो इसकी हाईलाइट फिगर है, जो मेजर इसका फन फैक्टर जो इसको दे रहा है, वो इसका जो इंजन टॉर्क प्रोड्यूस करता है 174 न्यूटन मीटर टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। और ये जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो 1750 आरपीएम से 4400 आरपीएम के बीच में प्रोड्यूस करता है। तो इसका जो पावर बैंड है वो अच्छा खासा बड़ा है। आप समझ सकते हैं कि 1750 आरपीएम से आपको पावर मिलनी शुरू हो जाती है, और ऑल द वे टू 5500 आरपीएम आपको एक अच्छा वाइड थिक पावर बैंड मिलता है। तो आप इसको किसी भी कंडीशन में चलाएं, ये गाड़ी इट्स बाउंड टू गिव यू अ स्माइल। और हाँ, मानते हैं क्योंकि एक्चुअली एक छोटे कैपेसिटी का टर्बो इंजन है, तो इनिशियली थोड़ा सा आपको लोअर आरपीएम्स में अराउंड 1200 आरपीएम ये थोड़ा लैगी है। तो अगर एक्सपीरियंस ड्राइवर्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो मैनेज कर सकते हैं उस पावर बैंड को। तो उस सिचुएशन में ये कोई अगर नया ड्राइवर है जिसने टर्बो कार्स पे जिसको ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, वो अगर इस गाड़ी को इनिशियली चलाए, थोड़ा स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में चलाए, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जर्मन कार्स का जनरली क्लच भी थोड़ा हैवी होता है, तो गियर शिफ्टिंग बार बार करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का, तो आप अच्छे से उस पावर बैंड को मैनेज कर सकते हैं ट्रैफिक के अंदर। और वंस यू डू दैट, दिस कार विल गिव यू अ जॉय दैट नो अदर कार इन दिस सेगमेंट कैन गिव। हम और भी बहुत सारी गाड़ियों से वाकिफ़ है जो बहुत अपनी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, जैसे वर्ना है 1.6 डीजल, और होंडा सिटी 1.5 पेट्रोल, जो काफ़ी फेमस है अपनी परफॉर्मेंस के लिए। वो गाड़ियों के अंदर भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो रश ऑफ पावर ये टर्बो इंजन देता है वो उनमें से कोई भी नहीं देता। वर्ना डीजल अच्छा है, उसका इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा है, लेकिन बीइंग अ डीजल जैसे जैसे आप आप हायर पावर बैंड्स में जाता है, अराउंड 3500 आरपीएम उसकी पावर टेल ऑफ करने लगती है, और वो इंजन इट लूज स्टीम, तो उसको चलाने में इतना मज़ा फिर नहीं आता। आप उसको रैप करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। पेट्रोल इंजन का यही फ़ायदा होता है कि आप उसको रैप कर सकते हैं। आप जब हायर रेव्स पे जाएंगे तो इट कैन गिव यू अ गुड रश ऑफ पावर, वो डीजल इंजन में नहीं होता। और होंडा सिटी नो डाउट इज़ अ वेरी गुड इंजन, इट्स वेरी स्मूथ। बट मैंने जब उसकी टेस्ट ड्राइव ली थी तो मुझे थोड़ा न्यू जो वर्जन है उसके अंदर लगा कि वो इंजन थोड़ा नॉइज़ी बहुत हो गया है। और स्पेशली CVT के साथ मैंने जब उसे चलाया था तो वही रबर बैंड इफेक्ट की वजह से वो नॉइज़ बहुत ज़्यादा कैबिन के अंदर आने लगी। तो जो नॉइज़ इक्वल टू द प्रोपोर्शन ऑफ द परफॉर्मेंस जो गाड़ी उस टाइम दे रही होती है वो थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट लग रहा था। तो वो एक ऐसा पॉइंट था जो मुझे पसंद नहीं आया तब मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी। अदरवाइज़ होंडा सिटी इज़ अ गुड कार, कंफर्टेबल है, स्पेस काफ़ी अच्छा है उसका, लेग स्पेस पीछे बहुत है उसका, और उसके फीचर्स भी इससे थोड़े बेटर हैं क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ न्यू मॉडल। तो होंडा सिटी इज़ अ गुड कार, बट जर्मन कार्स जो हैं उसका जो फील है, उसकी जो स्टेबिलिटी है, राइड स्टेबिलिटी है, वो कोई कार मैच नहीं कर सकती। वरना जो है उसका इंजन अच्छा है, उसके फीचर्स अच्छे हैं, उसमें बहुत सारे गिमिकी फीचर्स में आप कह सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, सनरूफ एक्सेट्रा, जो इस कार में आपको नहीं मिलते, वो उसके अंदर सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। लेकिन जहाँ बात आती है ड्राइव क्वालिटी की, हैंडलिंग की, वहाँ पे ना वरना इसके सामने टिकती है, वहाँ ना होंडा सिटी इसके सामने टिकती है। होंडा सिटी तो इनफैक्ट बहुत ही सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप के साथ आया है, जो न्यू मॉडल आया था 2020 में,
उसका सस्पेंशन सेटअप तो काफ़ी सॉफ्ट था, हैंडलिंग में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, और उसका स्टीयरिंग व्हील ऐसा फील होता है जैसे डेड स्टीयरिंग व्हील है। तो इसलिए मेरा ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल रीज़न था इस कार को लेने का, हैंडलिंग और परफॉर्मेंस। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा जो इंडिया के अंदर हर एक कार बायर के लिए, हर एक कार यूज़र के लिए बहुत ही बड़ा पॉइंट होता है, वो है कार कितनी फ्यूल इकॉनमी देती है। जनरली एक मैंने कंसेंसस देखा है लोगों का, वो ऐसा सोचते हैं कि पेट्रोल कार्स जो हैं, स्पेशली जो टर्बो कार्स हैं, टर्बो पेट्रोल कार्स हैं, वो अच्छी फ्यूल इकॉनमी नहीं देती इन सिटी। हाँ, हाईवे पे आप जाएंगे तो आपको एक रिस्पेक्टेबल फिगर देगी। इस कार की जो ARAI टेस्टेड फ्यूल इकॉनमी है जो कंपनी क्लेम करती है, वो अराउंड 18.4 kmpl है ऑन एवरेज साइकिल। तो मैं आपका ये मिथ एक थोड़ी देर बस्ट करना चाहूँगा। आप अगर देखें, आप देख सकते हैं मेरे ट्रिप कंप्यूटर पे इस टाइम मेरी कार 20.5 की फ्यूल इकॉनमी दे रही है। और ये ऐसा नहीं है कि ये आज ही दे रही है या फिर आज मैं कुछ स्पेशल तरीके से चला रहा हूँ तो इतनी फ्यूल इकॉनमी मुझे मिल रही है। जनरली अगर आप इसको मतलब रिस्ट्रेंट तरीके से चलाएंगे, बहुत ज़्यादा रेव नहीं करेंगे इंजन को, अराउंड 1500 RPM से नीचे आप मेंटेन करके चलेंगे इसको पावर बैंड के अंदर, तो ये आपको हमेशा 20+ एवरेज देगी। सिटी के अंदर विद इन माय एक्सपीरियंस मैंने इस गाड़ी से 28 तक की एवरेज निकाली है। अगर मेरे को वो फोटोग्राफ मिल पाई, शायद वो मेरे पुराने फ़ोन में थी, तो मैं उसको ऐड कर दूंगा वीडियो के अंदर, आप देख सकते हैं उसमें। लेकिन मैंने कई बार कंसिस्टेंटली 24-23 की इकॉनमी इससे निकाली है, और वो इकॉनमी हमेशा एक सिटी ड्राइव की इकॉनमी, ऐसा नहीं है कि हाईवे पे, क्योंकि अभी तक मैं ज़्यादा हाईवे पे गया नहीं उस कार के साथ। बस लास्ट ईयर एक ट्रिप था जो मैंने किया था जयपुर और पुष्कर का, उसमें अराउंड मैंने 880-900 किलोमीटर्स पूरी कार चलाई थी, और ओवरऑल पूरे ट्रिप पर मुझे उस कार ने 21 की एवरेज दी थी, जबकि मेरी कार फुली लोडेड थी, पूरा सामान डिक्की में भरा हुआ था, इवन मेरे बैक सीट पर भी सामान भरा था, और मेरी बाइक मेरे साथ थी पूरे ट्रिप पर, जिसमें थोड़ी सी हिल ड्राइव भी थी जयपुर के अंदर, जो आप कभी गए होंगे फोर्ट्स के लिए जो हिल ड्राइव होती हैं, हिल ड्राइव भी करी थी हमने। और ओवरऑल पूरे ट्रिप पे 21 की एवरेज विद अ फुल लोड ऑफ लगेज एंड 2 पैसेंजर्स, इट्स क्वाइट गुड। क्योंकि हाईवे पे जनरली हमारी स्पीड हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम एक लो स्पीड पे चल रहे हैं, हमेशा 100 के आसपास एवरेज स्पीड हाईवे पर तो बन के ही रहती है। और रिटर्न ट्रिप पे तो मैं काफ़ी तेज़ चला रहा था, क्योंकि उस टाइम कुछ फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, तो जल्दी घर पहुंचना था, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे थोड़ा जल्दी हम डिस्टेंस कवर करें, तो उस टाइम हम काफ़ी तेज़ भी गाड़ी चला रहे थे, अराउंड 120-140 के बीच में। फिर भी ओवरऑल फ्यूल इकॉनमी ऑफ 21 इज़ कमेंडेबल। और आप अगर इस सेगमेंट की दूसरी कार्स भी देखें, जैसे कोई भी डीजल कार आप ले सकते हैं, जैसे वर्ना है 1.6 डीजल आता है, उसमें भी आप हाईवे पे जाते हैं 23-24 तक की एवरेज आपको दे देती है। बट डीजल कार इज़ ऑलरेडी एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल कार, तो ओवर लाइफ स्पैन ऑफ अ कार वो कॉस्ट जो है, आज डीजल और पेट्रोल का रेट काफ़ी सिमिलर हो गया, तो जनरली वो इतनी जस्टिफाई नहीं होती जितनी पहले हो जाती थी, क्योंकि पहले के टाइम पे डीजल और पेट्रोल में काफ़ी डिफरेंस होता था रेट में, तो ओवरऑल लाइफ स्पैन ऑफ अ कार वो जस्टिफाई हो जाता था अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है। लेकिन अब आजकल ये केस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पेट्रोल कार्स काफ़ी सस्ती मिलती हैं। अगर इसका सिमिलरली इसी सेगमेंट में आप वरना देखें तो उससे अराउंड 2-2.5 लाख रुपए महंगी है वो, जो उसका डीजल वेरिएंट है। तो ये कार फन टू ड्राइव है, और ये कार फ्रूगल भी है, तो किसी कीन ड्राइवर के लिए भी ये कार बहुत अच्छी है। और अगर कोई फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है जो अपने बजट को हमेशा मैनेज करके चलना चाहता है, जो चाहता है कि वो अपने एक्सपेंडिचर्स को हमेशा कैप करके रखे, हर चीज़ पर ओवर बजट ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपना बजट अच्छे से मैनेज करते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपनी बजट्स को ठीक रखें, कभी उनकी कोई भी लाइफ में किसी चीज़ की बजट जो ओवर बजटिंग ना हो। तो पेट्रोल फ्यूल प्राइसेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं किसी भी पर्सन के डे टू डे रूटीन में बजट का। फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस गाड़ी की एक बहुत अच्छी खासियत है, जो बहुत बड़ी खासियत है, जो मेरा बाइंग डिसीजन को जिसने काफ़ी इफ़ेक्ट किया था, वो था इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी सेफ्टी रेटिंग। बीइंग अ 10 ईयर ओल्ड डिज़ाइन, स्टिल पोलो का जो वर्जन यूरो एनकैप में टेस्ट हुआ था, वो इट गॉट 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग। और आई डोंट थिंक सो इसके कंपटीशन में जो कार्स हैं, होंडा सिटी या फिर hyundai वर्ना, वो इस सेफ्टी रेटिंग को मैच कर सकती है, क्योंकि
जब ये कार आई थी उस टाइम शायद होंडा सिटी की आसियान वाली जो एनकैप की टेस्टिंग हुई थी वो हो चुकी थी। उसमें आसियान में शायद उनको 5 स्टार मिले थे, लेकिन यूरो एनकैप और आसियान के जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जिस पैरामीटर्स पे वो अपने क्रैश टेस्ट करते हैं, उसमें यूरो एनकैप हमेशा आसियान से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो 4 स्टार यूरो रेटिंग और 5 स्टार आसियान रेटिंग को आप कह सकते हैं वो काफ़ी सिमिलर है। तो ये भी बहुत बड़ा डिसीजन जिसने मेरा चेंज किया रीज़न था कि इस कार की जो टफ़ बिल्ड क्वालिटी है और इस कार की जो सेफ्टी रेटिंग है वो बहुत ही अच्छी है। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो के एंड तक बहुत धन्यवाद। ये हमारी कार का लॉन्ग टर्म यूज़र एक्सपीरियंस रिव्यू था और फर्स्ट ड्राइव रिव्यू था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू हिट लाइक, एंड अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है और आप चाहते हैं इसी तरह हम अपना कंटेंट इम्प्रूव करें और आपके साथ नया कंटेंट शेयर करें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी अप्रिसिएशन आप हमें देना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स। थैंक्स अ लॉट। नमस्ते।